हमारा संविधान में दो विशेषताएं हैं। क्या हैं? हमारे संविधान की दो विशेषताएं हैं। पहला जो विशेषता है ये है आपका लचीला, और दूसरा है आपका कठोर संविधान। क्या? जो हमारा संविधान है ये लचीला और कठोरता का मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है। अब ये मिक्सचर जो है ये क्यों है ऐसा मिक्सचर? क्योंकि देखिएगा, हमारा संविधान तैयार हुआ था आपका 1951 1951 से आज तक। अगर हम बात करते हैं 1951 से आज तक की, तो यहाँ पर क्या आता है, बहुत सारा क्या आता है, जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल जिसे हम बोल सकते हैं, पीढ़ी अंतराल। अब जब आपका जनरेशन गैप कहीं भी क्रिएट हो जाता है, पीढ़ी अंतराल आता है, तो इस जनरेशन गैप में एक चीज होती है, वो है आपका वैचारिक अंतराल। आपके जो विचार हैं, आपकी जो सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो चुकी होती हैं। जो जरूरतें आपको इस टाइम थी वो जरूरतें नहीं है, बल्कि इस टाइम पर आपको अलग तरह की जरूरतें बन चुकी हैं, अलग तरह की आपकी विचारधारा बन चुकी है। तो अगर हमने संविधान 1951 में तैयार किया था, तो उस संविधान में अब हमें कुछ नए विचार डालने की जरूरत, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पुरानी चीजें थी उनको हटाना पड़ेगा, और कुछ नई पीढ़ी के हिसाब से, नए विचारों के हिसाब से नई चीज ऐड करनी पड़ेंगी। क्योंकि ठीक है, माना कि हमारी जो संविधान सभा के लोग थे सब दूरदर्शी लोग थे, लेकिन इतने भी दूरदर्शी नहीं हो सकते कि वो अपनी अगली 10 पीढ़ियों तक की चीजें कैच कर लें। भाई अब टेक्निकल टर्म्स आ गई हैं, बहुत सारी चीजें नई आ गई, तो उन सब के हिसाब से चीजें अपडेट होनी होती हैं। तो हमारा संविधान भी अपडेट मांगता है, हमारा संविधान भी क्या होता है, अपडेट होता रहता है। इस अपडेशन को ही आपका अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। अभी तक हम 106 बार अपने संविधान को संशोधित कर चुके हैं। ठीक है। अब ये क्या है, तो ये है हमारा संविधान कैसा है, लचीला संविधान। हमारा संविधान कैसा है, लचीला संविधान है, क्योंकि हम इसे संशोधित कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, हमारा संविधान कैसा है, कठोर संविधान है। क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान कुछ जगह पर रिजिड है, कुछ जगह पर कठोर है। इस कठोरता को क्या कहते हैं, जैसे कि आपका संसदीय शक्ति, आपका संसदीय शक्ति। हमारा संविधान किसी भी कंडीशन में कहीं भी आपका संसदीय शक्ति को खत्म कर देता है। और अगर हम संसदीय शक्ति को खत्म करने की बात करते हैं, तो ये कठोर संविधान। देखिएगा, दो तरह से हम संविधान को परिभाषित करेंगे। पहला, वो संविधान जो अपनी जनता के अधिकारों की बात करता है, जनता की रक्षा की बात करता है, और उसे समस्त प्रकार से स्वतंत्र रखने की बात करता है। दूसरा, वो संविधान जो जनता पर लगाम लगाने की बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर की मांग करता है, और कुछ गलती किए जाने पर दंड का प्रावधान। दोनों संविधान अलग अलग हैं, इसलिए संविधान लचीला भी है और संविधान आपका कठोर भी है। लचीला और कठोरता का मिक्सचर जो है वो हमारा संविधान विश्व के सबसे श्रेष्ठ संविधानों में गिना जाता है। तो इसमें अब बात करेंगे किस प्रकार से मॉडिफिकेशंस हुए हैं, किस प्रकार से अमेंडमेंट हुए। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे भारतीय संविधान भाग 20। भारतीय संविधान भाग अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 बात करता है संविधान संशोधन के आधार एवं प्रक्रिया, के आधार एवं प्रक्रिया, प्रोसेसिंग क्या होगी, इन दोनों चीजों पर बात करता है आपका आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा, अब बात करते हैं संशोधन की शक्ति। यह शक्ति, यह शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास, सरकार के पास है। ठीक है? अब एक चीज यहां पर और लिखिएगा आप,
संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान संशोधन न्यायिक अवलोकन के अधीन है, न्यायिक अवलोकन के अधीन से चुनौती दी जा सकती। क्यों? देखिएगा, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। पहली चीज, हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि संशोधन की जरूरत है। एक व्यक्ति जो 1950 का माइंडसेट रखता है, एक व्यक्ति जो आज की पीढ़ी का जो एआई का, चैट जीपीटी का और बहुत सारे टेक्निकल चीजों का जमाना है, जो इस प्रकार का माइंडसेट रखता है, दोनों की चीजें अलग अलग हैं। क्राइम नए तरीके से हो सकता है, लोगों के अधिकार नए हो सकते हैं, लोगों की चीजें बदल सकती हैं। तो हमें संविधान में नई चीजें जोड़नी पड़ेंगी, पुरानी चीजों को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट। क्या हमारा संविधान जो संशोधन की परमिशन देता है? हमारा संविधान भाग 20 से 368 के तहत परमिशन देता है कि आप अपने संविधान मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। कहां से ली गई संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो अब जो संविधान संशोधन प्रक्रिया होगी, अब सरकार जैसा चाहे संविधान बना दे। हमने यहां लिखा है कि यह शक्ति केवल केंद्र के पास है। अगर केंद्र ऐसा संविधान बना दे कि जनता के सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाए, जैसे कि वर्तमान में आपके जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, अगर मोदी जी ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर दें, ऐसा कोई अमेंडमेंट पास कर दें कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी से ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेसिंग है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। क्या आती है? जुडिशियल रिव्यू के अंदर अंदर आती है। तो इस पर न्यायिक पुनरावलोकन होगा। जुडिशरी जो है उस पर पूरी बेंच बैठेगी और वो चेक करेंगे कि इसको इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, जो मॉडिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, वो सही है। जो हमारे संविधान की बेसिक सॉल है, मूल आत्मा जिसे कहा जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की, जो आप पब्लिक वेलफेयर स्टेट के फाउंडेशन की बात करते हो, क्या उसको तो खत्म नहीं कर रही है? अगर ऐसा है, आपकी जुडिशरी को एक बार भी ऐसा लगता है कि ये जो संविधान संशोधन हुआ है, ये आपका जो पब्लिक वेलफेयर को डिस्टर्ब करेगा या उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, उसको अटकाने की कोशिश करेगा, तो जुडिशरी को ये राइट है कि वो उसको विधि, अब जब जुडिशियरी को ये राइट है कि वो उसे विधि शून्य घोषित कर दे, तो यहाँ मैन पावर किसके हाथ में हुई? मैन पावर आपके सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती। ठीक है। तो इसीलिए संविधान का जो रक्षक है, संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है, भाई संविधान में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं कि उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब उनकी एक्सप्लेनेशन करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो आपकी ना तो विधायिका के पास है, ना वो कार्यपालिका के पास है, ना राष्ट्रपति के पास है, और ना ही वो आपका प्रधानमंत्री। वो व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जो संविधान का मूल ढांचा है, एक और यहां पर शब्द यूज होता है आपका, मूल ढांचा या आधारित संरचना। आप कुछ भी कीजिएगा, मूल ढांचा में परिवर्तन मत कीजिएगा। मूल ढांचा में परिवर्तन मतलब जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट के फाउंडेशन की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, जो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि हम अपने नागरिकों को अधिकार देंगे, नागरिकों को समानता देंगे, और एक ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जो जन कल्याणकारी हो, वैश्विक कल्याणकारी हो, और पूरे विश्व में शांति की बात करता है। ठीक है। तो आप कुछ भी संशोधन कीजिएगा, नई विधि बनाइएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन आप इस चीज में, ठीक है, क्लियर है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आपके पास शक्ति है, किसके पास? केंद्र सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति है कि वो इसमें अमेंडमेंट करे, बट वो संविधान की आत्मा। क्लियर है? कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कौन से भाग में? भाग 20 में, 68 में। ठीक है, चलिएगा, बात करते हैं प्रोसेसिंग की।
संविधान संशोधन। संविधान शोधन प्रक्रिया तो प्रोसीड कैसे किया, इंपॉर्टेंट, सही से समझेंगे और सही से इसको आप नोट करते चले, ठीक है। अब देखिएगा, एक चीज आपने पढ़ी होगी, दो प्रकार के विधि, एक होता है आपका धन, क्या है आपका, इतना चीज आप ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक, क्या है, एक प्रकार का धन विधेयक, ठीक है, क्योंकि यह नई व्यवस्था की बात करता है, बात करता है, कोई ऐसी व्यवस्था जो हमारे देश में अभी तक नहीं, अगर आप उस व्यवस्था को फॉलो करने की, उस व्यवस्था को देश में लागू करने की बात करते हैं, तो उस व्यवस्था से संबंधित जो आपका अधिनियम होता है, जो विधेयक होता है, वो विधेयक कहलाता है। धन विधेयक का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे से या धन से संबंधित आदान प्रदान से नहीं है। धन से संबंधित नॉर्मल विधेयक को तो आप वित्त विधेयक भी कहते हैं। धन से संबंधित या किसी भी प्रकार की ऐसे नए आधानों से संबंधित, नॉट ओनली फॉर मनी, आधान मतलब किसी भी चीज का, आप कोई लेजेसी नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से भी, किसी देश के संविधान से, किसी भी देश के किसी भी नए अंतर्राष्ट्रीय विचारक के किसी विचार को आप आधान करके उसको इंपोर्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन आप कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक मनी बिल है, ठीक है। चलिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं संविधान संशोधन। सबसे पहले तो विधेयक का प्रस्ताव, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, प्रस्ताव किया जाएगा, किसके द्वारा, ये आपका संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले तो ये विधेयक का प्रस्ताव जो होगा एक सरकारी बिल होगा, क्या होगा, यह एक सरकारी बिल होगा, यह एक सरकारी बिल होगा। अब बात आती है कि सर सरकारी बिल क्या होते हैं। देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, केवल शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार। सरकार का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के व्यक्ति, जिस पार्टी को सत्ता मिली है उस पार्टी से संबंधित व्यक्ति के साथ साथ सरकार का मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होता है, उस मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद में कोई भी व्यक्ति अगर किसी बिल को पेश करता है तो वो सरकारी बिल होता है, ठीक है। ये एक सरकारी बिल होगा, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी सदन में किसी मंत्री या अन्य सरकारी व्यक्ति द्वारा, अन्य सरकारी व्यक्ति द्वारा, सरकारी व्यक्ति द्वारा इसे पेश किया जा सकता जाता, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी सरकार का जो सदस्य होगा, वो इस बिल को संसद में पेश करेगा। पेश करने से पहले क्या होगा, सबसे पहली जो कॉपी जाती है वो जाती है उस सदन के अध्यक्ष के पास। अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा अध्यक्ष के पास, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब दूसरी चीज आती है भाई, ये एक संविधान संशोधन विधेयक क्या है,
ये संविधान संशोधन विधेयक है। अगर किसी व्यक्ति या किसी भी सरकारी मंत्री द्वारा जो राज्यसभा से है, कहीं हमारे यहाँ सरकार में मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी, अगर किसी भी राज्यसभा के व्यक्ति द्वारा ये पेश किया जाता है तो इसे राज्यसभा जो अध्यक्ष होगा सबसे पहले भेजेगा लोकसभा। क्यों भेजेगा? क्योंकि कोई बिल धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये डिसीजन कैपेसिटी किसके पास होती है? ये जो कैपेसिटी होती है लोकसभा स्पीकर के पास होती है। अब लोकसभा स्पीकर इस बिल को पढ़ेगा कि राज्यसभा में कोई बिल आया है, लोकसभा जो स्पीकर है वो उसको ओवरव्यू करेगा और सीधा भेजेगा प्रेसिडेंट के पास। किसका भेजेगा? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर आती है, सदन में इस पर चर्चा से पहले सदन में इस पर चर्चा से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अगर आपका प्रेसिडेंट इसको परमिट नहीं करेगा, प्रेसिडेंट इसको परमिशन नहीं देगा, तो ये प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? देखिएगा, पहले राष्ट्रपति इसको परमिट करेगा, राष्ट्रपति ने परमिशन दी कि ठीक है संविधान संशोधन की देश को जरूरत है, वाजिब वजह देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कर लेगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, धन विधेयक या किसी भी अन्य विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वहां पर हाँ ठीक है कि लोकसभा उसको डरा लेती है आर्टिकल 61 का प्रेशर देके, बट वहां पर राष्ट्रपति स्वयं विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और इन चीजों पर राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको देख लेगा। ठीक है, उसके बाद उसको परमिशन दिया, लोकसभा में पारित हो गया। अब कंडीशन बनती है कैसे पारित होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या, सदन के संसदीय संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है आपका? 2/3 सदन में उपस्थित जो भी आपके सदन में उपस्थित सदस्य हैं, उन उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 ये होता है आपका विशेष बहुमत। क्या होता है? ये आपका विशेष बहुमत होता है। अगर सदन में कुछ भी जो संख्या है, देखिएगा अगर 1/10 से कम सदस्य हैं तो सदन ही नहीं चलेगा। यानी कि जो भी नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स वहां अवेलेबल हैं, उनके 2/3 बहुमत से इसको पारित होना आवश्यक है। अगर ये 2/3 से कम बहुमत से पारित होता है तो इसको पारित नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो गया। अगर बिल अगर संशोधन संघीय व्यवस्था से संबंधित हो, तो अगर जो संशोधन आप कर रहे हैं वो संघीय व्यवस्था से संबंधित हो, ऐसी सिचुएशन में देखिएगा संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टेट्स। अगर आप राज्यों के अधिकारों की बात करते हैं, अगर आप 7वीं अनुसूची जो आपका संघ राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य संबंध है, संवर्ती सूची, आपका राज्य सूची और संघ सूची की बात करती है, अगर उन अधिकारों से संबंधित कोई संशोधन आप करना चाहते हैं, किसी राज्य विशेष के बारे में कोई संशोधन आप करना चाहते हैं, या केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित
करना चाहते हैं तो वो विधेयक आपका क्या होगा, वो संघ की जो संघीय व्यवस्था है उससे संबंधित होगा और उसको देश के आधे राज्यों में साधारण बहुमत से उनके विधानमंडल द्वारा पारित होना आवश्यक। यानी कि आपके जो लोकसभा है, राज्यसभा यानी कि आपके संसद है, केंद्र की कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने उसको कर दिया। यानी कि आपका केंद्र की विधायिका ने अगर कोई बिल पास कर दिया है और वो देश की जो फेडरेशन कैपेसिटी है, जो देश की संघीय व्यवस्था है, उससे रिलेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो बिल राज्य विधानमंडलों के पास भी जाएगा। के पास जाएगा, राज्य विधानमंडलों के पास जाएगा। और अगर आधे राज्य उसको डिनाई कर रहे हैं या आधे से अधिक राज्य उस व्यवस्था को लागू करने से डिनाई कर रहे हैं, उनकी विधानमंडल ने उस व्यवस्था को साधारण बहुमत से भी पारित नहीं किया है, यानी कि वो बिल अगर राज्यों में जाकर के विधानमंडल में गिर गया है तो वो व्यवस्था लागू नहीं, भले ही राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो व्यवस्था लागू हो। ठीक है, यहां पर क्लियर है। तो देश के आधे राज्यों द्वारा, आधे राज्यों के विधानमंडल से, आधे राज्यों के विधानमंडल से साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मतलब आपका क्या बन, आपका 51%, इसके आधे राज्यों के विधानमंडल से साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित होना होगा, पारित करना। यानी कि वो जो देश की राज्य संख्या है उसके अगर आधे राज्य भी उसको पारित कर दे, आधे राज्य भी उसको स्वीकारी दे दें, तो भी वो विधेयक आपका संविधान संशोधन बन जाता है प्रॉपर तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर पारित होने के बाद, पारित होने के बाद राष्ट्रपति, पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर से मना नहीं कर सकता, हस्ताक्षर से मना कर सकता, ना ही इसे होल्ड कर सकता। यानी कि किसी भी वीटो पावर का यहां पर यूज सकता। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेवर यूज्ड एनी वीटो पावर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक है तो उस पर वीटो, क्यों? क्योंकि वो एक मनी बिल था और उसको राष्ट्रपति प्री परमिशन वहां पर प्रेजेंट किया। लोकसभा या राज्यसभा के जो सदन के पटल पर उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन ली गई थी, राष्ट्रपति की आज्ञा ली गई थी। जब आपने इस विधेयक को चर्चा के लिए उपलब्ध करवाया, किसने? आपने, यानी कि आप कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो अब आप इस पर परमिशन से डिनाई नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति की परमिशन हो जाएगी और राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ये विधेयक का पारित हो। राष्ट्रपति की परमिशन के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाता। तो ये प्रोसेसिंग थी, क्या थी? ये प्रोसेसिंग थी। कौन सी प्रोसेसिंग थी? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेसिंग थी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 368 में है। कहां से ली गई? कहां से ली गई है? किसका अहम रोल है? अहम रोल है इसमें प्रेसिडेंट का, अहम रोल है इसमें
राष्ट्रपति का। दूसरा, इसमें अहम रोल है केंद्र की। कैसे? क्योंकि बिल तैयार ही किसको करना है? केंद्र को करना है। अब जो आपके संविधान संशोधन जो आपके विधेयक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। किनको विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और किनको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है? चलेगा, देखते हैं। विशेष बहुमत साधारण बहुमत और आपका राज्य द्वारा अनुमोदन। तीन प्रकार के विधेयक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिन्हें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और तीसरे जिन्हें राज्य द्वारा भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक। अब सबसे पहली बात आती है विशेष बहुमत से किन की जरूरत। देखिएगा, यहाँ पर आपके जो आएंगे आपके FR यानी कि आपका फंडामेंटल राइट, या DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या संघ की किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सीधे आम जनता को प्रभावित करे, आम जनता को प्रभावित करे, ऐसी किसी भी व्यवस्था पर आपको विशेष, आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके संशोधन योग्य नहीं है। जी, संशोधन योग्य है, उनका है। जैसे आपका 21A जोड़ा गया था, आप घटा भी सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के लिए मना किया गया है, लेकिन विशेष शर्त भी रखी गई, कुछ विशेष शर्त भी वहां पर रखी गई हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में आपको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आप राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य की नीति निर्माण करने के लिए जो भी आधारित तत्व हमारी संविधान सभा द्वारा दिए गए हैं, अगर आप उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप पूर्ण बहुमत की जगह आपको विशेष बहुमत होगी। या जैसे आप मनी बिल की या संसदीय व्यवस्था की विशेषता को चेंज करते हैं, या विधायिका के अधिकार बदल देंगे, कुछ अन्य चीज आप कर देंगे, देश में इमरजेंसी प्रोविजंस आप लाना चाहते हैं, तो उन चीजों में आपको जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आपको लाने हैं, तो आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, आपको साधारण बहुमत की, जो आपके राज्य के विषय है। क्या? जो आपके राज्य के विषय, जैसे आपका अनुसूची 3 और 4 में अगर आपको परिवर्तन करना है, जैसे क्या, अगर आपको अनुसूची 3 और 4 में परिवर्तन करना है, किस में परिवर्तन करना है आपको? 3 और 4 में। क्या है उनमें? पदों के शपथ, प्रतिज्ञान और वेतन भत्तों में परिवर्तन। ये चीज अगर आपको करनी है, तभी आपने राष्ट्रपति का बढ़ा दिया, या जो आप जैसे अभी आपका 8वां वेतन आयोग आने वाला, जो आपका पे कमीशन आने वाला है, इस प्रकार की चीजें अगर आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीजें करने के लिए आप नॉर्मल मेजॉरिटी से पास करा सकते हैं। अब बात आती है राज्य द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता आपको कब पड़ती है। अनुसूची 1 और अनुसूची 7 और अनुसूची 7 में वर्णित विषयों में वर्णित संशोधन करने पर
संशोधन करने, जो आपके अनुसूची 1 और अनुसूची 7 की, अनुसूची 1 आपका संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरा आपके अनुसूची 7 जो संघ और जो केंद्र राज्य क्षेत्रों के मतलब आपसी संबंधों से, केंद्र राज्य संबंध जैसे आपका राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची, संघ सूची, अगर आप उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं कि बाजार प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, राज्य के कुछ देश जो आपके कस्टम्स हैं, जो भी आपके एक्साइज ड्यूटीज हैं, अगर उनमें प्रकार का आप चेंज करना चाहते हैं, उनके राइट्स में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राज्यों के अब बात आती है आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किया जा सकता है, किया जा सकता है, जी बिल्कुल किया जा सकता है। को चेंज करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। राज्य के विवेक के ऊपर ये सारी चीजें आपका निर्भर करती है। चलिएगा, अब बात करते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ठीक है। चलिएगा, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? यहां पर मैं लिख देता हूं आपका प्रथम संविधान संशोधन। टॉपिक लिख, महत्वपूर्ण संविधान, देखो सारे तो नहीं करा सकता, 106 संविधान संशोधन ज्यादा हो जाएगा, किताब में दिए तो पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका प्रथम संविधान कब हुआ था? 1951, 19, क्या कहा जाता है इसको? भूमि सुधार कानून, कानून। क्या है ये भूमि सुधार कानून? देखिएगा, अनुसूची 9 को जोड़ा गया, और इसके साथ ही एक चीज था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। जमींदारी उन्मूलन कानून भी इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका जमींदारी उन्मूलन कानून। कौन सा आपका संविधान? प्रथम संविधान संशोधन। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में आपका 1951 में जोड़ी गई आपका 9वीं अनुसूची, उसके बाद 1986 में आपका जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। तो हम यहाँ बात करें आपके प्रथम संविधान संशोधन पर, जिसके द्वारा भारत में भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया था, और भूमि सुधार कानून को लागू करने के साथ साथ आपका जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से हटाते हुए भारत संविधान में अनुसूचित जोड़ा गया था। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आए यहाँ पर, सबसे पहले आपका 24वां संविधान संशोधन जो आपका 1971 में हुआ था। संसद को यह शक्ति दी गई अनुच्छेद और 368 है, और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकार कर सकती है, यानी कि अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 क्या कहता है? आपका मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण, अल्पीकरण या पृथक्करण। तो अल्पीकरण या पृथक्करण किया जा सकता है, कुछ कम भी किए जा सकते हैं, कुछ बढ़ाए भी किया जा सकते हैं, और कुछ को अलग भी किया जा सकता है। इसके बाद ये आपका क्या किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा जो आपका संपत्ति का एक मौलिक अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है, और उसको आर्टिकल 3 जोड़ दिया गया था, एक लीगल राइट बनाकर, अधिकार बनाकर। अगर हम ये यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं, ये मानकर चलते हैं कि मौलिक अधिकारों में किया जा सकता, तो फिर संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, और वो सरकार के लिए, ठीक है। तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये चीजें कर दी गई।
संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। बाध्य नहीं किया गया, इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन आपको करता हूं, क्योंकि एक मनी बिल है तो उस पर राष्ट्रपति बाद में होल्ड ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन और इसको आपका उप संविधान कहा जाता है। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन, संविधान का एक समूह, समूह कौन सा है आपका 42वां। इस 42वें संविधान संशोधन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन आया था, ये आया था आपका अमरजीत इंदिरा गांधी सर, याद कीजिएगा। इस तरह से देश में एक लोकतंत्र का दुरुपयोग किया गया था, चीजों को संविधान का मिसयूज करके, जो उस समय के राष्ट्रपति पावर को सीज करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया था। और उस समय ही एक पारित कराया गया था आपकी संसद से कि राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर अपनी विचार जरूर देगा, उसको मतलब टाल नहीं सकता। मंत्री परिषद द्वारा दी गई लिखित सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया 42वें को 77 के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपका जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1900 के प्रोस्पेक्टिव में भी थी, बट वो प्रोस्पेक्टिव तो सिर्फ एक मोटिव था। एक्चुअल में जो चेंजेस यहाँ पर, जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर करने थे मैडम गांधी को, तो वो जो चेंजेस यहाँ पर किए गए थे वो किए गए थे देश जो अर्थ जो राज्य व्यवस्था थी उसको एक हेड के रूप में प्रधानमंत्री को बनाना, ना कि राष्ट्रपति। और जो एक्चुअल में कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर है, भारत का राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर है, वो इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही हुआ। ठीक है, देखिएगा। हाँ, ये सही है कि इसमें नए शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, आर्टिकल 75 का ए जोड़ा गया। और भाग 4 में आपके मौलिक कर्तव्यों को पहले से संविधान के द्वारा संवैधानिक संशोधन के न्यायिक जांच से बाहर किया गया, हालांकि बाद में इसको जोड़ दिया गया, वापस ले आए थे 42वें में इसको मतलब न्यायिक जांच से बाहर किया गया, लेकिन बाद में इसको वापस लाना पड़ा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपके संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं वो इससे बाहर चले गए। ठीक है, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, समान न्याय और निःशुल्क सहायता, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन और वन्य जीवों का संरक्षण। और अखिल भारतीय विधि सेवा जो आपका एक लीगल एडवाइजर के राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आपका आईएएस और आईपीएस होते हैं, ऐसे ही आपका अखिल भारतीय स्तर पर विधि सेवा के सर बात की गई आपका किस 42वें संविधान। पहली बार प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था केशवानंद भारती में, तो उसके बाद इसमें शब्द जोड़े गए थे आपका कौन, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और आपका समाजवादी। ठीक है, बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 78। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया था। देखिएगा, ये जो 44वां संविधान संशोधन 78 में हुआ, यहाँ पर चीजें चेंज हो गई। ये मैडम गांधी थे और यहाँ पर कौन थे आपके, खाली करो आती है। ठीक है, अब उसके बाद एक भारत के बहुत ही ज्यादा एजेड व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उससे पहले जो चीजें ये थी कि मैडम गांधी करके गई है, उन चीजों को क्या करना है, उन चीजों को कवर करना है। तो कवर करने में सबसे पहले जो ये इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, कहा गया था आंतरिक अशांति। क्या कहा गया था, आंतरिक अशांति डिस्टर्बेंस का नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए इंटरनल डिसबैलेंस को आपका वर्ड चेंज करके कहा गया था आर्म्ड डिस। सशस्त्र हो, अगर देश की जनता हथियार लेकर सड़कों पर उतर चुकी, हथियार लेकर अहिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आप ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, हाँ, यहां पर जो सिचुएशन थी कि अगर कैबिनेट ने बोल दिया है, कैबिनेट ने बोल दिया है कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी अनाउंस कर देनी चाहिए, तो हो जाती थी। यहां पर जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी या किसी भी प्रोविजन को अनाउंस करने से
सलाह चाहिए होगी। यहाँ पर जो आपका राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था लिखित सलाह मानने कैबिनेट की, उस चीज में एक और चीज यहाँ पर ऐड कर दी गई। ऐड क्या था? इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है। उसके बाद आती है कि राष्ट्रपति जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इसको समाप्त करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 सॉरी 31 को कहाँ पहुंचा दिया गया था? आपका 300A में पहुंचा दिया गया। ठीक है। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन 82। इसके द्वारा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इस जोड़ा गया था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून। दल बदल कानून। ठीक है। दल बदल कानून जोड़े गए थे उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन से आपका जो लोकसभा में मतदान की आयु, लोकसभा में किसी भी जगह आपकी जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया था। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को दर्जा देने के लिए जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका एनसीटी नेशनल कैपिटल ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची। ठीक है। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 73वां संविधान संशोधन था पूरा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद जो 74वां संविधान देखिएगा, 73वां और 74वां दोनों ही आपके 1992 में थे। पहला पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय यानी कि आपका लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस जैसे कि आपका शहरों में आपके नगर निकाय हैं। ठीक है, नगर पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, और उसके साथ साथ ही आपका क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें, त्रि स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया। और जो महानगर है उनमें आपका जो नगर पालिका क्या बोलते हैं इसको, आपका बड़े जिलों में होती है आपका ये नगर निगम और नगर पालिकाओं का गठन किया। ठीक है। उसके बाद आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें आपका क्या किया गया? शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन आता है आपका 2003 में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सत्ता का सदस्य का 15% से अधिक। आप पूरे सत्ता के लोगों को मंत्री नहीं बना सकते, कुल लोकसभा सीटों का 15% का ही क्या कर सकते हैं? उनको मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति संबंधित है। सहकारी समिति बनाना आपका अनुच्छेद 19 के तहत, जब मैंने आपको बताया था ना संघ बनाने की आजादी है, तो उसके तहत एक मौलिक अधिकार है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया और संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया, जो कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। के बाद आता है आपका 99वां संविधान संशोधन 2004 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजम, जो आपका ये कॉलेजम पद्धति है आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है। और इसको क्या किया गया? जुडिशियल रिव्यू में इसको घोषित NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल अपॉइंटमेंट काउंसिल। ठीक है। अब ये NJAC का गठन किया गया, बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने विधि शून्य घोषित घोषित नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हिटलर या तानाशाह बनने की तरफ कदम बढ़ाया था। राष्ट्र तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को ही कैप्चर करने की कोशिश की इंदिरा गांधी की। देखिएगा, हालांकि मैं एक न्यूट्रल हूँ पॉलिटिकल से, बट कई बार सिचुएशन देखे, मैडम गांधी ने भी अपने आप को डिक्टेटर बनाने की कोशिश, और 2014-15 में 16-17 तक भी मोदी सरकार ने भी खुद को डिक्टेटर बनाने सारे ऐसे प्रोविजंस करने की कोशिश की जो देश की जो
पब्लिक वेलफेयर स्टेट की जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट कर रही थी। उसके बाद आपका 100वां संविधान संशोधन 2014 आता है। ये तो आपका भूमि समझौता था, जो आपका प्रोटोकॉल 2011 के तहत जो नदी विवाद या 111 एन्क्लेव को बांग्लादेश के साथ एडजस्ट किया गया था। अनुसूची 1 में था, ये भूखंडों के आदान प्रदान तथा अवैध अधिग्रहण हस्तांतरित था। उसके बाद आता है आपका 101वां संविधान संशोधन, ये आपका जीएसटी था। क्या था आपका? जीएसटी। ये आपका 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लगा दिया था। 102वां संविधान संशोधन जो आपका ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन जो भारत में पहली बार जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का इन्होंने गठन किया था। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन 2020 जो लोकसभा में जो एससी एसटी की सीटों को बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, जो सीटों के आरक्षण की जो सीमा थी वो 70 साल में खत्म होने वाली थी, उसको बढ़ाकर 80 साल कर दिया। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका 105वां संविधान संशोधन जो आपका शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए यहाँ पर, और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग केंद्रीय सूची यहाँ पर बना दी थी। उसके बाद आता है आपका 106वां संविधान संशोधन जो आपका 2023 में आता है, सबसे लेटेस्ट यही है। और ये आपका महिला आरक्षण था लोकसभा में और राज्यसभा में, जो महिलाओं की जो सीटें थी उनको आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया था, सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, जिसमें एससी और एसटी की। तो ये थे आपके अभी तक के संविधान संशोधन। अब बात करते हैं आधारभूत संरचना का सिद्धांत या मूल ढांचा जिसे कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आपके अमेंडमेंट के लिए रोकता है किसको, आपके लोकसभा को या देश की विधायिका को, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पर आती है वो है मूल ढांचा, जिसे हम कहते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो संविधान का मूल भाव है, उस मूल भाव को आप किसी तरह से खत्म ना कर दें। उस मूल भाव को आप किसी तरह से खत्म ना कर दें, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हालांकि बुक में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। पहला आता है आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951 में आया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था। उसके बाद गोलकनाथ के जो केस था उस पर केंद्र की प्रतिक्रिया कुछ आई थी। संसद ने 1971 में 24वें संविधान संशोधन पारित किया था। तो संसद के पास अनुच्छेद 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, और संविधान संशोधन नियम अनुच्छेद 13 के तहत ही है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका उप संविधान कहा जाता है। संविधान पर सबसे गहरा जो प्रभाव था, जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो 42वां संविधान संशोधन पर पूरी तरह से प्रेरित था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन 1970 में इस पर आधारित था। इसने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सदन के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर एक उपयुक्त मंच फैसला लेगा, न कि न्यायपालिका। ठीक है, और उसके बाद इसी ये सारे जो पावर्स थी वो चुनाव आयोग को दे दी, यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के चयन पर उनकी प्रकार का क्वेश्चन मार्क जुडिशरी नहीं लगा। ठीक है, इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण मामला, यह सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को लागू किया और अनुच्छेद 329 एक एक खंड 4 में को रद्द किया गया, जिसमें 1970 से 39वें संविधान संशोधन को द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। तो वर्तमान स्थिति ये है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना को प्रभावित किया। अब एक चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, संविधान में में मूल ढांचा या आधारभूत संरचना की हाँ, कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा
आप हमारे संविधान में मूल ढांचा संविधान का क्या है या संविधान की जो आधारभूत संरचना क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं। को परिभाषित करने का अधिकार इसको परिभाषित करने का अधिकार करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास। ये चीज आप याद रखिएगा, हमारे देश में संविधान की समस्त व्याख्याएं करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। अब कुछ आधारभूत विशेषताएं जो हमारे संविधान की उन्होंने देख रहे थे। संविधान की सर्वोच्चता है, देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति है। देखिएगा, जो आपकी जो जुडिशरी है या आपकी जो एग्जीक्यूटिव है या जो भी आपकी लेजिस्लेचर है, वो इस को कभी भी, ठीक है, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय चरित्र, देश की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, इन कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, समानता का सिद्धांत, कुछ चीजें बेसिक आप सभी समझ में, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, स्पेशल केसेस और अब तक के कुछ पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे वो आपको समझाने की कोशिश है। उम्मीद आपको बहुत अच्छे आए होंगे। तो चलिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली प्रक्रिया संविधान धारा 5(1), ठीक है, चलेगा। दूसरा, संशोधन प्रक्रिया कहां से गई है? ए साउथ अफ्रीका, ऐसे लिख देता हूं, ब्रिटेन, संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन संसद, ई राज्य और डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, संशोधन की शक्ति किसके पास है? शक्ति किसके पास है? ए आपका सुप्रीम कोर्ट, संसद, राज्य और डी आपका प्रेसिडेंट। चलिएगा इनका आंसर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, संविधान पहले मैंने आपको क्या चीज बताई, यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखा है भाग बी। क्या लिखा है आपका? क्या लिखा हुआ है आपका? भाग बी, ठीक है। तो ऑप्शन का सही आंसर है। अगर बात करें आपका किसकी,
भाग 18 की, तो भाग 18 में आपकी इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन उपबंध है। ठीक है, चलिएगा। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपका सभी जानते हैं, साउथ अफ्रीका से ली गई। साउथ अफ्रीका से ली गई। संविधान का रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको कहा जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति आपका संसद के पास है, पार्लियामेंट। चलिएगा, तो उम्मीद है टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बुक में जाइए लेक्चर के साथ। नमस्कार।